आज के शो में बजट के रियल एस्टेट के शोबे पर असरात, क्या प्रॉपर्टी की कीमतों में कमी मुतवक्के, रियल एस्टेट मार्केट में मुतवक्का तेजी, गाड़ियों की कीमतों पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या बजट इक़दामात मुल्क की मईशत को सहारा देने में कामयाब। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकिशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, बजट आने के बाद से लेकर अब तक मुख्तलिफ शोबों के उस पर तहफ़्फ़ुज़ात, तासुरात आने का सिलसिला जारी है, जो उमूमन होता है कि तवक्कात होती हैं। और इसमें मुख्तलिफ शोबों में जो तनकीद आई है वो ख़ास तौर पे 114C जो इंसर्ट हुआ है, ये है क्या, यानी नॉन फाइलर्स के ऊपर कुछ कदगनें लगाई गई हैं, वो गाड़ी नहीं खरीद सकते एक हद से ज़्यादा, वो बैंक अकाउंट खुलवाने में उनको इस पर पाबंदियाँ लगाई गई हैं। और इसी तरह उन पर यह भी जो रियल एस्टेट की हवाले से ख़रीदारी है, अगर मैं आपके सामने एग्जैक्ट जो ये 114C इंसर्ट हुआ है ये पढ़ के आपको बता देते हैं जी। एनी पर्सन ऑथराइज टू सेल सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग डेट सिक्योरिटीज और यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स इंक्लूडिंग अ पर्सन ऑथराइज टू ओपन एंड मेंटेन an account or clear transactions shall not sell, open an account or clear sale of securities mutual funds to an ineligible person। यानी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नॉन फाइलर्स के लिए वो इंतहाई सख्त कर दिया गया है। इसमें और भी चीज़ें, मिसाल के तौर पे any application to any ineligible person for looking purchase or registration of a motor vehicle, गाड़ी की खरीदारी और रजिस्ट्रेशन अगर आप करते हो और नॉन फाइलर है तो कदगने हैं। इसी तरह any application or request by any ineligible person to any authority responsible for registering, रिकॉर्डिंग और अटेस्टिंग ट्रांसफर ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो रियल एस्टेट का शोबा वो बड़ी इस पर तनकीद कर रहा है। मैं कुछ प्रोग्रामों में आगे उनका भी मौक़िफ़ लेंगे कि वो तनकीद ये कर रहा है कि 114C डालने से जो नॉन फाइलर है वो बिल्कुल आप उसको इजाज़त दे रहे हैं कि गोल्ड खरीद ले, कुछ और ख़रीद ले, लेकिन प्रॉपर्टी में जो है इस वक्त वो काम ना करे। तो ये इससे वो कहते हैं कि प्रॉपर्टी की मार्केट जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। खैर, जो बजट के ओवरऑल इक़दामात हैं और उनका मईशत पे क्या असर पड़ेगा, आज प्रोग्राम में डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। इनिशियली रिएक्शन भी और कुछ सेक्टर्स पे स्पेसिफिक रिएक्शन क्या होगा ये भी हम बात करेंगे। मिसाल के तौर पे रियल एस्टेट ही अगर है तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं, जैसे विद होल्डिंग टैक्स जो खरीदार है उस पर कम कर दिया गया 1.5%, लेकिन जो बेचने वाला है उस पर बढ़ा दिया गया। इसी तरह जो आपका जो FED है 7% तक की वो अबॉलिश कर दी गई है, लेकिन वो कहा गया था कि IMF से पहले मामला तय हो गया था 3 माह से और वो ख़त्म करनी ही थी विद एन ऑर्डिनेंस, लेकिन हमने बजट तक का इंतजार किया, 3 महीने उस पर पैसा कमाया, फिर उसको ख़त्म किया। ये रियल एस्टेट का शोबा कह रहा है। इसी तरह इसमें हमने देखा कि मॉर्गेज फाइनेंसिंग के हवाले से कुछ ऐलानात हैं कि 2000 स्क्वायर फुट तक टैक्स क्रेडिट और आपको 10 मरले तक के घर के ऊपर एक टैक्स क्रेडिट मिलेगा। मॉर्गेज फाइनेंसिंग के हवाले से एक प्लान मुरतब किया जाएगा। या इसी तरीके से ये बात कि स्टैम्प ड्यूटी इस्लामाबाद की प्रॉपर्टी पे 1% तक जो है उसको लेकर आ जाएगा। वो कहा गया कि एनोमली थी, इसको ख़त्म किया है, लेकिन इस शोबे पर इसके असरात क्या होंगे इस पर भी डिटेल में बात करेंगे। मईशत पर मजमूई तौर पे बजट के असरात क्या होंगे, क्या कोई डायरेक्शन हमें नजर आया है। नॉन फाइलर और फाइलर की जो क्लासिफिकेशन है इसमें हमने कुछ और स्ट्रिंजेंट चीज़ें डाली हैं, क्या उसका इंपैक्ट पॉजिटिव होगा या और नेगेटिव हो जाएगा मईशत के लिहाज से, ये सवाल भी उठाएंगे। फिर इतना बड़ा टैक्स टारगेट और नॉन टैक्स टारगेट ये अचीव कैसे होगा, ये अहम तरीन सवाल उठाएंगे। गाड़ियों पर कल हमने एक तफसीलन प्रोग्राम किया था ऑटो डीलर्स के साथ और उनसे जाना था कि गाड़ियों पर इंपैक्ट क्या पॉजिटिव है, नेगेटिव है। एक रिकैप छोटा सा उसका दे देते हैं आपको इससे पहले के ब्रेक पे जाएं कि उन्होंने कहा कि 850 सीसी से कम की जो गाड़ी है पाकिस्तानी लोकल मेड, उस पर टैक्स 18% शरह कर दी गई है, तो 1.25 लाख तक का कीमतों में फर्क पड़ेगा। और जो इंपोर्टेड गाड़ी है उस हवाले से एज लिमिट की रिलैक्सेशन होनी थी, लेकिन बजट में अनाउंस नहीं हुई। तवक्को यह है कि इंपोर्ट पॉलिसी में वो अनाउंस होगी, या नेशनल टैरिफ कमीशन में भी उस पर तस्करा हुआ है, तो तवक्को है कि वो इंपोर्ट पॉलिसी में सामने तफसीलात उसकी आ जाएंगी। तो शायद उससे गाड़ियों की जो कीमत है वो आगे जाकर इंपोर्टेड गाड़ियों में कम हो और फिर शायद उसका इंपैक्ट लोकल पे भी आए। लेकिन मौजूदा बजट के लिहाज से देखा जाए तो फिलहाल गाड़ी की कीमतों पर अगर कहा जाए तो न्यूट्रल इंपैक्ट है, कुछ गाड़ियों पे नेगेटिव है, वैसे मजमूई तौर पे न्यूट्रल इंपैक्ट इसका आया है। एक ब्रेक के बाद आते हैं माशी तज़े निगाह टैक्स उमूर के माहिर और उनसे जानेंगे कि आखिर इस बजट को वो देखते कैसे हैं, इसकी सिमत पाकिस्तान की मईशत के लिहाज से दुरुस्त है या नहीं है, या ये डेजा हुआ है हालिया सालों का, पिछले सालों का। एक ब्रेक के बाद बेनकाब में तफसीलन गुफ्तगू हमारे साथ होगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। इस्लामाबाद स्टूडियो में अजीज निश्चर साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद है, माहिर है टैक्स उमूर के, माशी उमूर के। हमारे साथ डॉक्टर वसीम शाहिद मलिक साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद है, माहिर माशी उमूर के। दोनों खुशामदीद कहते हैं दोनों मोहतरम हज़रात को। अजीज साहब, अजीज निश्चर साहब, आपसे पहले शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की। पहले तो इनिशियल अपने रिएक्शन बताइएगा बजट पे, क्या आपने देखा, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे और क्या कमेंट्स इनिशियली आप करेंगे इस बजट के ऊपर सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। इस बजट पे अमूमी तौर पे मेरा तबसरा ये होगा कि ये जिस तरह के बजट हमारे यहाँ आते रहते हैं उसी तरह का एक बजट है, एक बाबू बजट है, जिसमें कोई इस अंदाज की बजट, ये एक इसे आप इनकम और एक्सपेंडिचर की नेशनल स्टेटमेंट कह लें। उसूलन एक बजट को पूरी की पूरी साल की, लंबी नहीं तो साल की इकोनॉमिक पॉलिसी देनी चाहिए कि हमारी तरजीहात क्या क्या हैं, उसमें हम क्या क्या काम करने जा रहे हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें ख़र्चे और आमदन ही सामने रखी जाए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। इस बजट एक लॉ है, इसीलिए ये नेशनल असम्बली में जाता है। एक लॉ है, लॉ पास होता है जिसके तहत पूरे मुल्क के अखराजात कल को अकाउंटेंट जनरल की निगरानी में सारी वो डिसबर्समेंट होती है। लेकिन उस लिहाज से ये एक अमूमी तौर पे एक रस्मी बजट है। इस हालात नो डाउट मुश्किल हालात हैं इकोनॉमिकली जो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में मैं समझता हूँ कि ये बजट इससे बहुत बेहतर हो सकता था। मसलन इसमें एक बहुत अहम चीज़ जो आपको इस बजट में नज़र नहीं आती, एसएमई किसी भी इकोनॉमी की बैकबोन होती है और एसएमई वो सबसे ज़्यादा जो है छोटी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है और इसी तरह हर घर को चलाने में उसका बड़ा सारा मदद होती है। और इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग में भी एसएमई जाके लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में उसमें एक बड़ा सारा रोल होता है। उस तरह की कोई हमें चीज़ एड्रेस नहीं होती हुई नज़र आ रही। एक और बहुत बड़ा सारा हमारे यहाँ एरिया है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा एसेट है जिसे हमने अकाउंटिंग स्टेटमेंट के हवाले से कहें, बैलेंस शीट के हवाले से, तो हमने उसे लायबिलिटी, उस एसेट को हमने लायबिलिटी बनाया हुआ है। वो है हमारा यूथ बल्ज। यूथ बल्ज एक बहुत बड़ा नेशनल एसेट है। ऐसे में ख़ास तौर पे दुनिया में जब तरक्की याफ्ता मुल्कों की आबादियाँ कम हो रही हैं, लेबर कम हो रही है, ऐसे में हमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपने यूथ में करनी चाहिए एजुकेशन के थ्रू। और वो उसमें हमें नज़र आता है, आल्दो ये एक कह दिया जाएगा कि ये एक प्रोफेशनल जो प्रोविंशियल एक सब्जेक्ट है, एजुकेशन की एलोकेशन मेनली वहाँ से आती है, लेकिन जो फेडरल यूनिवर्सिटीज़ और अदारे भी जो हैं उनके लिए पहले से भी कम पैसे रखे गए हैं, जो एक तशवीशनाक बात है। मैं ये कहता हूँ कि एजुकेशन ना प्रोविंशियल मैटर है ना सेंट्रल मैटर है, ये नेशनल मैटर है। और इसे पूरी कौम को, पूरी तमाम हुकूमतों को इकट्ठे बैठ के इसके लिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को बेहतर करके, ताकि अभी भी आप देखिए आपके पास इस वक्त जो है गुड्स सर्विसेज से ज़्यादा या तकरीबन उसके उस जितना हमारे पास $35 बिलियन की साल भर में रिमिटेंस आई है। ये किस लिए मुमकिन हो सकी है कि हमने मैन पावर एक्सपोर्ट की हुई है। अगर हम और क्वालिटी मैन पावर एक्सपोर्ट करें तो उसकी वजह से हमारे यही वाले जो है ये बहुत ज़्यादा सारी बाहर से हमारे पास इनकम है। तो उस लिहाज से मैं ये कहता हूँ कि ये एक रस्म पूरी की गई है। ठीक है, अच्छा मैं एक मैक्रो लेवल पे पूछना सर, ये आपने कहा ना कि बेहतर हो सकता था इससे, लेकिन बेहतर हुआ नहीं, यानी इसमें गुंजाइश भी थी और आपने स्पेस ही बताई कि कहाँ का ऐलान हो सकते थे। तो ये क्या लैक ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग है, या आप कह सकते हैं लैक ऑफ कैपेबिलिटी है जो नहीं कर सके बजट बनाने वाले ऐलान, या फिर ये कदगने थी आईएमएफ की, कई शायद ये लिमिटेशंस थी कि हमें जी इन हुदूद में रहना है तो हम इससे आगे नहीं बढ़ सकते? वजह क्या थी इसकी आपके नज़दीक? नहीं, मैं बिल्कुल जो है बहुत सारी कदगने हैं और हमारे पास जहाँ इस अंदाज के कोई इनिशिएटिव्स लेने हों तो उनके लिए हमें फाइनेंसेस भी सोचने होंगे। सिर्फ खामखा की एक अनाउंसमेंट नहीं होनी थी, फाइनेंसेस सोचने हैं, उसके लिए रिसोर्सेज सोचने हैं। लेकिन मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा अनइमेजिनेटिव थिंकिंग जो है वो बेसिकली जिस अंदाज से मैं इसीलिए से बाबू बजट कहता हूँ, साल की एक स्टेटमेंट बनती है उसी अंदाज से, मुख्तलिफ महकमों से भी जो जितना इनपुट भी आता है वो भी उसी अंदाज से आता है। कोई इमेजिनेटिव हो के कहीं, मसला भी आप ये देखिए
ये एक इतने पूरी कौम की इकोनॉमी को आगे लेके चलने का एक इशू था। क्या इस पे कोई महीना पहले, 2 महीने पहले, कोई 15 दिन पहले, कोई और कोई ऐसी नेशनल लेवल की कोई डिस्कशन हुई है, कहीं कंसल्टेशन हुई है जहां मुख्तलिफ लोग बैठ के, सनतकार बैठे, इकोनॉमिस्ट बैठे, बाकी लोग बैठे, सारिफ भी बैठे, क्या उनसे कभी कोई इस अंदाज का मशवरा हुआ है? ये बेसिकली हुकूमत के अपने FBR के दफ्तर में या किसी हद तक मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के दफ्तर में बैठ के चीज़ें जो किसी बाबू के जहन में आई उन्हीं को आपने ये बजट बना के तो ये सामने रख दिया। तो ये बजट की ये नहीं है, इसे इंक्लूसिव एक प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है। और डॉक्टर साहब, वसीम साहब आपकी तरफ आते हुए सर ये मुझे बताएं कि मैं खास, क्योंकि ये बहुत अच्छा अहाता भी किया इनिशियली निशा साहब ने, इसमें आप ऐड करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ कीजिएगा भी, लेकिन ये बताएं साथ साथ, जो क्योंकि उन्होंने कहा ना बाबू बजट है, तो इसलिए जैसे रियल एस्टेट का शोबा है, उसने कहा जी आपने खरीदार पे टैक्स कम कर दिया और जो बेचने वाला है उस पर बढ़ा दिया 1.5%। तो यानी ये जो एक तरह से आप फैसिलिटी दे रहे थे या फैसिलिटी आप न्यूट्रलाइज करना चाह रहे थे, यानी इसी तरह FET खत्म करनी थी, तो ये ऐलान तो आप 3 महीने पहले हो चुका था तकरीबन के खत्म हो रही है, टास्क फोर्स ही बनी, 7% FET खत्म होने जा रही है, ऑर्डिनेंस आने वाला था, उसको बजट तक रोका गया, वो खत्म हो गई। तो ये जो और 114C जो डाला गया, आप कैसी इंप्लीकेशंस देखते हैं इसकी ऑन रियल एस्टेट स्पेसिफिकली, अगर आपसे पूछूं डॉक्टर साहब? जी, सबसे पहले तो चूंकि आपने कहा कि मैं अगर कुछ जी बिल्कुल प्लीज ऐड ऑन कर सकूं, जो पहले बात हो चुकी, बहुत अच्छा समराइज किया जी इन्होंने बजट को। मैं इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंट एंगल से बात करूंगा कि गवर्नमेंट का अपना क्लेम कि हमने फिस्कल डिसिप्लिन जो है वो पैदा कर लिया है, इसलिए कि हमारा जो बजट का डेफिसिट है वो हमने जो इस साल 5.6% GDP का था, वो अब 3.9% जो है वो हम अगले साल का उसका टारगेट रख रहे हैं। वजह ये है कि जो एक्सपेंडिचर्स है उस पर कहते हैं हमने कंट्रोल किया है, और वो कंट्रोल जो है वो इस तरह से है कि 1.5 से 1.25% तकरीबन एक्सपेंडिचर में इंक्रीज़ है, जबकि जो टैक्सेस का हदफ है, जो आपने कहा भी कि ये कैसे अचीव होगा, वो 18.75% जो है वो हमने उसका टारगेट रख दिया गवर्नमेंट ने। नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ में जो है वो 5% इंक्रीज़ कर रखा है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा इन फिगर्स को डीकोड करें और फिर उसको इकानमी के साथ लिंक करें, तो सिचुएशन ये है कि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर 9% से रिड्यूस कर दिए गए हैं उसकी एलोकेशन, जो कि एक इकानमी के अंदर एक रोल प्ले कर सकती थी मुआशी सरगर्मी के अंदर। दूसरी बात यह है कि जो गवर्नमेंट कहती है एक्सपेंडिचर कम किया है, उसकी भी हकीकत ये है कि जो करंट एक्सपेंडिचर हैं वो तकरीबन 0.6% से कम हुए हैं, लेकिन उसमें सारा रोल तो इंटरेस्ट पेमेंट्स का है कि वो कम हो गई हैं, और इंटरेस्ट पेमेंट्स इसलिए कम हुई हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में पॉलिसी रेट कम कर दिया, 22% से तकरीबन 11% पे आ गया। अब इसकी वजह से अगर आप थोड़ा सा ये एनालाइज करें कि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर तो 9% से कट हुआ, लेकिन जो करंट एक्सपेंडिचर हैं उसमें से अगर आप इंटरेस्ट पेमेंट्स अलग कर लें, जो कि बेसिकली चार्ज्ड एक्सपेंडिचर्स हैं, उसको आप अलग कर दें, तो जो वोटेड एक्सपेंडिचर हैं, जो गवर्नमेंट के अपने कंट्रोल में थे या जिस पे कल को असेंबली ने वोट करना है, वो एक्चुअली 8.5% से इंक्रीज हुए हैं। और फिर इतनी बात नहीं है, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर अगर कट किए ही हैं तो ये देखना पड़ेगा कि किस शोबे के ऊपर कम हुए हैं। अब अगर हम ये देखें कि NHA का बजट बढ़ा दिया गया है, इसका मतलब है रोड्स का नेटवर्क बेहतर होगा, लेकिन कौन से इंपॉर्टेंट शोबे हैं जिसको इग्नोर कर दिया गया, हत्ता कि बजट स्पीच के अंदर जिनको प्रायोरिटी एरियाज कहा गया है उनके ऊपर भी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कट हुए हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि पाकिस्तान इस वक्त क्लाइमेट चेंज का जो है वो शिकार है। अभी भी देखें कि हमारा एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ है वो इंतहाई कम हुआ है। वो जो एग्रीकल्चर ग्रोथ कम हुआ है वो इसलिए कि क्लाइमेट फेवरेबल नहीं था। इसका मतलब ये है कि हमें क्लाइमेट के लिए ज़्यादा कुछ करना पड़ेगा, और यही गवर्नमेंट का क्लेम भी है। लेकिन हकीकत अगर आप देखें तो क्लाइमेट चेंज डिवीजन जो है उसके डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की एलोकेशन जो है वो 50% से इस बजट में कम कर दी गई है। इसी तरीके से अगर आप फेडरल एजुकेशन की बात करें तो 10% की कमी की गई है। HEC की हमारे दोस्त ने बात की कि HEC के फंड्स में 35% तक की कमी की गई है। IT एंड टेलीकॉम का शोबा जो पाकिस्तान के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है, 32% उसमें कमी हुई है। फूड सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चर डिवीजन की बात करें, क्योंकि बजट स्पीच के अंदर ये बात आई है कि एग्रीकल्चर में हम इस वक्त क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड के ऊपर सारी फोकस करेंगे और उसके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन हकीकत ये है कि 82%
कमी की गई है एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी में। स्पार्को जिसका वेदर की इंफॉर्मेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और वो एग्रीकल्चर के लिए बड़ा बुनियादी रोल प्ले करता है, उसमें 78% कमी की गई है। इसी तरीके से वाटर रिसोर्सेज अभी हम हालिया जंग से गुजरे हैं इंडिया के साथ। अगर ये जो आपने फरमाया अभी कि जो अभी बात तो इससे समझ में आ गई कि जो प्रायोरिटी एरियाज की थे उनमें तो कम कर दिया आपने डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, एनएचए में बढ़ा दिया, या करंट एक्सपेंडिचर में इंटरेस्ट एक्सपेंसेस कम हुए, इस वजह से आप कह रहे हैं कम हुए, वरना वो जो आप चार्ज इसमें से एक्सपेंसेस निकाल दें तो वो कम नहीं हुए, इनफैक्ट बढ़े हैं। तो वी गॉट दिस पॉइंट। अब इसके बाद जो दूसरा इसका सवाल जो मैं रियल एस्टेट के हवाले से पूछ रहा था, उस पर भी अगर बात कर सकें आप प्लीज, क्या ये जो इनके तहफुजात आ रहे हैं दुरुस्त? बिल्कुल जी। रियल एस्टेट जी बिल्कुल, रियल एस्टेट के जो बुनियादी तौर पे जो इस सारे के पीछे कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमारा जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उसकी ग्रोथ नेगेटिव में गई है 1.5%। अब जब उस पर सोचा लोगों ने, गवर्नमेंट के ऐवानों में ये सोचा गया कि ये लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ क्यों कम हुई, तो उसमें ये समझ आया कि जो कंस्ट्रक्शन का शोबा है उसमें काफ़ी सारी एलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं। चूँकि कंस्ट्रक्शन सुस्त रवि का शिकार रही, पिछले साल 6% जो कंस्ट्रक्शन में ग्रोथ हुई है वो भी ज़्यादातर गवर्नमेंट सेक्टर से आई है, प्राइवेट सेक्टर में कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी सुस्त रवि का शिकार रही है। तो इसका मतलब है कंस्ट्रक्शन को बूस्ट देने के लिए ये एडजस्टमेंट्स की गई हैं। लेकिन ये एडजस्टमेंट्स मैं ये कहूँगा कि ये प्रॉपरली सोची नहीं गई। अच्छा, मसलन अगर आप ये देखें कि अभी आपने खुद बात की कि जो परचेजर है उसके ऊपर जितना टैक्स कम किया गया है उतना ही सेलर के ऊपर बढ़ा दिया गया है। अब इसका मतलब यह है कि अगर रियल एस्टेट के शोबे में, अब इसका आई डोंट नो कि इसके पीछे क्या थिंकिंग थी, लेकिन अगर ये बात है इसके पीछे कि लोग प्रॉपर्टी खरीदें और फिर वो जो बार बार खरीदते बेचते हैं उस बिजनेस को डिस्करेज करना है, तो सवाल ये है कि अगर बेचने वाले के लिए आप कीमत महंगी करेंगे और वो बेचेंगे नहीं तो खरीदने वाला खरीदेगा कहाँ से? और दूसरी बात, ये पॉलिसी जिसने भी सोची उसके जहन में ये क्लियर नहीं था कि जब भी आप दो पार्टीज में से किसी एक की प्राइस बढ़ाते हैं और दूसरे की कम करते हैं, ये इंसिडेंस ऑफ बर्डन जो है वो उसी तरीके से शेयर नहीं होता जिस तरह से गवर्नमेंट करती है। ये अल्टीमेटली कहीं पे दरमियान में जाके परचेजर और सेलर का एक एग्रीमेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर परचेजर को फायदा हो रहा है तो सेलर को नुकसान हो रहा है, तो सेलर सस्ती प्रॉपर्टी बेचेगा नहीं, तो परचेजर को एज सच फायदा नहीं होगा। जहाँ तक आपने एफईडी की बात की, एफईडी का बुनियादी मकसद यही था कि जो नई स्कीम्स डेवलप होती हैं उन स्कीम्स के लिए जो है वो एक मार्जिन क्रिएट किया जाए। उसमें आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये इल्तिवा का शिकार क्यों रहा, क्योंकि अगर आईएमएफ के साथ मामलात पहले तय हो चुके थे तो बजट का इंतज़ार नहीं करना चाहिए था, और जो इकनॉमिक एक्टिविटी इस सेक्टर में पिछले साल नहीं हुई और उसका बड़ा नुकसान हुआ है, वो उस नुकसान से बचा जा सकता था। लेकिन इसमें फिर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझने की ज़रूरत है कि आप नई स्कीम्स को फायदा दे रहे हैं और नई स्कीम्स अक्सर अर्बन स्प्रॉल्स में रिजल्ट उसका नतीजा निकलता है। यानी कि आप सेंटर से दूर, यहाँ इस्लामाबाद के हम ब्लू एरिया में बैठे हैं, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर जो नई स्कीम डेवलप होगी उसके ऊपर से आपने एफईडी खत्म कर दी है। अच्छा। और जो सेंटर के करीब रहना चाहे, जिसके के सिटी गवर्नमेंट को बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल डेली का जो कम्यूट है उसके ऊपर जो फ्यूल के चार्जेस हैं वो कम हो सकते हैं। तो बेसिकली ये पुअर प्लानिंग है। अच्छा, लेकिन इसलिए कि अगर आप सिर्फ उन स्कीम्स को फायदा दे रहे हैं जो शहर से दूर हैं, इससे आपके बहुत सारे अखराजात बढ़ेंगे, रोड्स के नेटवर्क की जरूरत बढ़ेगी और इकोनॉमी को फायदा कम। फाइनेंस मिनिस्टर ने स्पीच में कि हम ये तवक्को है कि इससे हाउसिंग सेक्टर में तेजी, जो आप भी कह रहे थे हाउसिंग सेक्टर में तेजी आएगी, प्रॉपर्टी मार्केट जो सफर कर रही थी वो तेजी आएगी। तो ये जो उन्होंने किया है कि सेलर पे हटा दिया तो बायर पे बढ़ा दिया, तो कैसे तेजी आएगी या मार्केट और सुस्त हो जाएगी या कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा? क्या लगता है आपको डॉक्टर साहब? ये जो है ये बिल्कुल एक न्यूट्रल चेंज है, क्योंकि अगर आप इसका सम लें, जो परचेजर और सेलर है उन दोनों का जो टैक्स का सम है वो बिल्कुल सेम है, जो पहले था आज भी वही है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। तो इसका मतलब है ओवरऑल अगर मार्केट पे देखें तो उसका इंपैक्ट न्यूट्रल है, न्यूट्रल इंपैक्ट आएगा। हाँ, ये बात जरूर की जा सकती है कि कुछ जो नई स्कीम्स हैं उनमें कुछ बिजनेस एक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन मेरा जहां तक ख्याल है इससे जो प्रॉपरली कंस्ट्रक्शन सेक्टर को आपने रियायत दे के उसको बूस्ट देना था वो तो विद इन सिटी लिमिट्स होता है और उसको एज सच तो कोई बेनिफिट नहीं दिया गया। अगर आप उसको बेनिफिट, हाँ अगर आप देखें एक बेनिफिट ये देखा जा सकता है कि वो जो कुछ
फ्लैट्स के लिए जो 2000 स्क्वायर फुट और वो जो tax credit वगैरह की कवर्ड बात एरिया की। जी। दूसरा है 2500 10 स्क्वायर मल्ला, फुट 10 घरों मल्ला और का, 2000 जी। उसके लिए कुछ चीज़ों में कुछ नरमी की गई है। ठीक है। अच्छा, मैं अजीज निश्चय साहब आपका भी सर इस पे कमेंट चाहूंगा। ये तो पहले तो पता है रियल एस्टेट के शोबे पे जो उन्होंने ऐलानात किए उस पर उन्होंने कहा कि इससे उम्मीद है तेजी आएगी, आपको लगता है ये होगा? फिर इसके साथ साथ जो 114C है, नॉन फाइलर्स के हवाले से कुछ कदगने हैं, वो सिर्फ रियल एस्टेट नहीं बल्कि गाड़ी खरीदारी, अकाउंट्स, म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटी, तो वो आपको लगता है ये पॉजिटिव इंपैक्ट देंगी ये एनफोर्समेंट के इकदाम, या उल्टा नेगेटिव हो जाएंगे फॉर द इकोनॉमी? अजीज साहब। नहीं, मैं एक तो खैर रियल एस्टेट के बारे में मैं ये समझता हूँ इसकी वजह से थोड़ी सी इसमें एक्टिविटी बढ़ेगी। अच्छा। थोड़ी तेज़ी आएगी। अच्छा। लेकिन मैं सच्ची बात बताऊँ, मैं रियल एस्टेट को एज इन्वेस्टमेंट कभी भी एक अच्छा, किसी भी इकोनॉमी के लिए एक अच्छा जो है वो नहीं समझता एलिमेंट। रियल एस्टेट डेवलप होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट बनने चाहिए। इस वक्त भी हमारे कोई तकरीबन 1 मिलियन के करीब हाउसिंग यूनिट का हमारी अनमेट डिमांड आ रही है। और लेकिन हमारे यहाँ तो हम तो फाइल बेचते हैं, हम ट्रेडिंग करते हैं और उसमें बहुत सारी मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी, बहुत सारे ये एलिमेंट हैं जिसकी वजह से आपकी इस रियल एस्टेट की ये एक्टिविटी जो है उसकी वजह, उसकी कॉस्ट जाके आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे और बाकी इंडस्ट्री पे पड़ती है। तो इसलिए तो मैं ये चाहता हूँ कि जो डेवलपमेंट हो रही है फाइल नहीं है, बाकायदा और एक प्रॉपर तरीके से यूनिट नए बन रहे हैं, उनको प्रमोट करना चाहिए। उसकी वजह से आगे कोई एक यूनिट बनने में इन्वॉल्वमेंट, अगर आप देखें कंस्ट्रक्शन के एक प्रोजेक्ट में कोई तकरीबन 32 मुख्तलिफ एलिमेंट्स इकोनॉमी के काम करते हैं, इंडस्ट्रीज़ उसमें अपना अपना रोल प्ले करती हैं। ठीक है, तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ इसे ये करना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है वही वाला जो हमारा फाइलों वाला कारोबार है वो तकरीबन उसमें थोड़ी सी तेज़ी आएगी। लेकिन ये कि रियल एस्टेट में अदरवाइज़ कोई इस अंदाज का कोई मुझे मेजर चेंज नहीं है। लेकिन जो जिस तरह से तकरीबन एक डेड मार्केट है जिसका मैं किसी हद तक अपने आप को भी जो है वो मोरद इल्ज़ाम ठहराता हूँ, क्योंकि मैं ये रियल एस्टेट पे टैक्सों वगैरह की चीज़ों में प्रमोट कर करके कभी ये इम्पोज कराए थे। तो लेकिन ये मैं समझता हूँ कि ये बेसिकली थोड़ी सी एक्टिविटी इससे बढ़ेगी, उसकी वजह से थोड़ी सर्कुलेशन बढ़ेगी। अच्छा, दो बातें इस पे ओवरऑल जिस अंदाज से मार्केट डेवलप हो जाएगी वो नहीं। अच्छा, आपने कहा ना कि बाबू बजट, तो ये बताइएगा ये सोच जो थी कि ये हम 1.5% जो है बायर खरीदार पे कम कर देते हैं और बेचने वाले पे बढ़ा देते हैं, तो ये सोच क्या, यानी इसके पीछे क्या मकसद माइंडसेट हो सकता है? और दूसरी बात 114C जो मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ रियल एस्टेट नहीं बल्कि गाड़ी की खरीदारी, सिक्योरिटीज़ और म्यूचुअल फंड्स और कुछ चीज़ों पर भी कदरें लगाई हैं, तो ये प्रोडक्टिव है या आपको लगता है इट विल इम्पैक्ट नेगेटिवली जो नॉन फाइलर से पाबंदियाँ लगाई गई हैं? अजीज साहब। मैं देखिए, मैं ये समझता हूँ इसकी वजह से कोई बहुत ज़्यादा सारा कोई इकोनॉमी पे कोई इस अंदाज का सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट इस चीज़ से नहीं पड़ने वाला। ये भी जो है, देखिए मेरे दोस्त ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये बेसिकली कल को एक प्रॉपर एक डील हो रही होती है बेचने वाले ख़रीदने वाले के दरमियान, और उसी तरह उन दोनों के दरमियान ये कन्वीनियंस का एक सौदा होता है, उसमें कोई ख़ास चीज़ चेंज नहीं हुई। लेकिन मैं समझता हूँ ख़ास तौर पे टैक्स जो फाइलर्स हैं उनके दरमियान थोड़ी सी एक्टिविटी बढ़ेगी। इन्वेस्टर भी जो रियल एस्टेट इन्वेस्टर हैं उनमें भी एक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन इसकी वजह से कोई सब्सटेंशियल चेंज इस साइड पे नहीं आने वाला। तो यही समझना चाहिए कि थोड़ी सी हिलजुल होगी, अदरवाइज़ कोई ऐसे कि हाउसिंग यूनिट ज़्यादा बिल्ड होने शुरू हो जाए। और 114 वाला जो है, 114C की जो इंसर्शन है जो नॉन फाइलर्स पे, मैं ये समझता हूँ उसकी वजह से शायद कुछ लोग पुश हो के, क्योंकि दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक तो वैसे वॉलंटरी कंप्लायंस होती है लॉ की, जो मैं समझता हूँ हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा सारा, मेरा खुद अपना ताल्लुक आपको पता ही है टैक्स डिपार्टमेंट से रहा है, मैं टैक्स का ऑफिसर रहा हूँ। हमारी उसमें
जो ईज़ होनी चाहिए वो ईज़ नहीं है, कंप्लायंस कॉस्ट भी ज़्यादा है बिजनेस के लिए भी और ख़ास तौर पे इंडिविजुअल्स के लिए भी। तो इसलिए लोगों को इंसेंटिवाइज करना चाहिए बजाय इसके कि हम उन्हें पुश करें। अभी आप देखिए इसका फ़ायदा क्या होगा। मसलन रिटर्न्स पिछले 2 साल में रिटर्न्स बहुत बढ़ी, उनकी वजह से टैक्स में कितना सारा इम्पैक्ट आया। क्या उन रिटर्न्स को आगे प्रोसेस करने के लिए आपके पास टेक्नोलॉजी, मैन पावर, बाकी चीज़ें हैं? और क्या अगर एक झूठी रिटर्न जमा करा रहा हूँ, क्या आपके पास इतनी सारी वेयर विदाल है, आपके पास इतना नॉलेज है, मशीनरी है जिसकी वजह से आप मेरी टैक्स चोरी पकड़ सकें? ये हमारा FBR मेरा फॉर्मर महकमा है, लेकिन मैं समझता हूँ उसमें ये कैपेसिटी नहीं है। मैं अमूमन जो है वो लगे बंदे बस बैंकिंग ट्रांजैक्शन और उस हद तक जो है वो किसी हद तक करते हैं, बाकी उनके पास कोई इस तरह का है नहीं। बावजूद इसके कि इंटेलिजेंस है, उसमें एनफोर्समेंट है, बाकी चीज़ें हैं, लेकिन कोई इस अंदाज का उनके पास होना तो यही चाहिए कि एक नॉन फाइलर जो है वो, और वो टैक्स उसे 114 के तहत उसे रिटर्न देनी है, इसके बावजूद नहीं दी तो उसका मतलब है उसकी असेसमेंट उसके घर आ जानी चाहिए कि भैया ये आपकी असेसमेंट है और ये आपके साथ जुर्माना है। ठीक है, इस तरह जस्ट एक नॉन फाइलर को आपने विद होल्डिंग टैक्सेस वगैरह की उसमें डाल के, इसकी वजह से कैश इकोनॉमी और ज़्यादा से ज़्यादा फैलती जाएगी, और जितना कैश इकोनॉमी फैलेगी उसकी वजह से आपके यहाँ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, नेशनल इकोनॉमिक प्रॉब्लम बढ़ेंगे। लोगों को जो लोग हैव्स हैं, जिनके पास मनी है, उनके मामलात उनके लिए आसानी है, लेकिन गवर्नमेंट को और मुआशरे को उनके उस सारे पैसे से कोई फायदा नहीं जो टैक्स की सूरत में होना चाहिए। सही। अच्छा, और मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ भी आते हुए दोबारा वसीम साहब, ये क्योंकि दूसरा एक सेक्टर है कि लोग बहुत हमसे इस बारे में पूछते हैं, गाड़ियों के मुतालिक तवक्कात थी, बहुत ज़्यादा थी कि एज लिमिट रिलैक्स हो जाएगी, ये भी तवक्कात थी कि कमी आ जाएगी कीमतों में, फोकास थी बहुत ज़्यादा, जो ब्लॉग्स थे मुख्तलिफ वो लिख रहे थे। तो ये गाड़ियों के मुतालिक एज लिमिट और कहा गया IMF से भी मामला तय हो गए हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ आपके नज़दीक के? एक तो 18% टैक्स लगा दिया जो 800 सीसी 850 वाली थी, और दूसरा ये जो एज लिमिट थी ये भी नहीं हुई, आप कह रहे हैं कि शायद इंपोर्ट पॉलिसी में हो जाएगी। क्या इस पर आपकी नॉलेज क्या है इस बारे में सर वसीम साहब? जी, बुनियादी तौर पे ये है कि ये चूँकि हमारा जो नेशनल टैरिफ पॉलिसी है जी, चूँकि उस पे काम हो रहा है और ये ज़्यादातर चीज़ें उसी में अनाउंस होंगी, उसको कुछ चीज़ों को बजट के साथ लिंक किया गया है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज हमें बजट में देखने में नहीं मिला। हाँ, ये ज़रूर है कि वो जो छोटी गाड़ी पे था, जिन पे 12.5% पहले टैक्स था, सेल्स टैक्स, वो उसको भी बाकी गाड़ियों की तरह 18% कर दिया गया। लेकिन देखें, पॉइंट ये है कि हम बहुत सारी चीज़ों में प्रॉपरली वर्कआउट नहीं करते। हमें ये जो ऑटो पॉलिसी है इसको अच्छे तरीके से सोचना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें सामने रखनी पड़ेंगी। एक तरफ हम ये देखते हैं कि अगर हम बहुत ज़्यादा टैक्सेस जो है वो अगर कम कर देंगे, स्पेशली कस्टम ड्यूटी कम कर देंगे, तो बाहर की गाड़ियाँ सस्ती हो जाएंगी, इंपोर्टेड व्हीकल्स, और पाकिस्तान में जो है वो जो हमारी अपनी ऑटो इंडस्ट्री है वो इफ़ेक्ट होगी। ये एक आर्गुमेंट है। लेकिन दूसरी तरफ जो प्रॉपरली बात सोचने वाली है वो ये है कि क्या हमारी ऑटो इंडस्ट्री इतने पिछले अरसे से जो काम कर रही है, क्या वो क्वालिटी दे पाई है? वो जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पूरी दुनिया में राइज हैं, क्या हमारी ऑटो इंडस्ट्री वो सारे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है? क्या हम प्राइस कंपेटिटिव हो पाए हैं या नहीं हो पाए? अब इन सारी चीज़ों के पीछे एक ख्याल ये होता है कि पहले हम हमेशा ऑटो इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करते रहे हाई टैरिफ के थ्रू, ताकि जो है वो हमारी अपनी इंडस्ट्री जो है वो डिस्टर्ब ना हो। अब हम बिल्कुल 180 डिग्री का टर्न लेना चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि बाहर की गाड़ियां जो हैं उनकी इंपोर्ट्स के ऊपर कस्टम ड्यूटी 3-4 साल में बहुत ही कम कर दी जाए और 5 साल में ख़त्म ही कर दी जाए, जिससे जो है वो अल्टीमेटली हमारा कंपटीशन बढ़ेगा। लेकिन ये दोनों की दोनों पॉलिसीज़ जो है मैं समझता हूँ कि एक्सट्रीम्स हैं। हमें कुछ और चीज़ें भी सोचने की ज़रूरत है। नंबर 1 कि अगर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं किए जाते तो गवर्नमेंट का क्या कोई रेगुलेटरी रोल नहीं है? क्या हमारा कंज्यूमर बेचारा वो या तो इंपोर्टेड गाड़ियों की हाई प्राइस पे करेगा, या जो है वो अपनी जो लोकल ऑटो इंडस्ट्री है उसकी लोकल जो गाड़ियां हैं वो उसकी लो क्वालिटी परचेज करेगा। तो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कौन करेगा? क्या गवर्नमेंट का कोई रेगुलेटरी रोल नहीं है? नंबर 1। नंबर 2,
देखिए, ये सही है कि अगर आप टैरिफ्स कम करेंगे और उसकी वजह से जो है वो बाहर से कंपटीशन बढ़ेगा, तो आपकी ऑटो इंडस्ट्री अगर सर्वाइव करेगी तो कंपटीशन की वजह से जो है वो, अगर आपकी ऑटो इंडस्ट्री कंपिटिटिव होती है तो क्वालिटी इंप्रूव होगी, ये बात ठीक है। लेकिन इसके पैरेलल बहुत सारी और चीज़ें करने की भी ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके कंट्री में, जैसे अजीज़ साहब ने भी शुरू में बात की यूथ बल्ज की, हमारे मुल्क में हमने कभी ये एनालाइज किया है कि हमारी यूथ जो जा रही है वो कौन सी डिग्रीज ले रही है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रही है, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? अगर फॉर एग्जांपल हमारे मुल्क में जो है वो इंजीनियर्स कितने हम पैदा कर रहे हैं जो कि हमारी ऑटो इंडस्ट्री के अंदर इंप्रूवमेंट लाएंगे। सही। अगर हम साइड बाय साइड ये चीज़ें नहीं देखेंगे तो नो डाउट कि टैरिफ्स कम करने का भी एक इफेक्ट होता है, लेकिन गवर्नमेंट की जहां जहां रिस्पांसिबिलिटी होती है पूरी करनी होगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर, अगर गवर्नमेंट अपना रोल प्ले नहीं करेगी। काम पे पहुंच रहा है सर, मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आपका भी और साहब को भी, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, जिसके बाद हम सिर्फ समराइज करने आएंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तफसीलन गुफ्तगू हुई कि माशी लिहाज से ये बजट कैसा था, ख़ास तौर पे रियल एस्टेट के शोबे पे इसके असरात क्या होंगे, और गाड़ियों कीमतों के हवाले से तफसीलन गुफ्तगू हुई कि आखिर इस पर क्या असर पड़ेगा, बजट में जो इक़दाम उठाए गए उनका असर क्या पड़ेगा। तो तफसीलन ये सारी गुफ्तगू हुई। जो अगली नशिस्तें होंगी बेनकाब में इंशाल्लाह रियल एस्टेट सेक्टर के स्टेक होल्डर्स के साथ भी तफसीलन बात करेंगे कि आया वो क्या समझते हैं इस बजट को लेकर, और जो ऐलानात हुए हैं वाकई में, जो स्पीच में कहा गया कि हाउसिंग सेक्टर में तेज़ी आएगी, तो क्या वाकई में तेज़ी आएगी या नहीं आएगी, सारे सवालात इंशाल्लाह अगले एपिसोड में उठाएंगे। फीडबैक दे सकते हैं फेसबुक ईमेल पर, एक्सपर्ट देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।